हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन और मेजरमेंट का टॉपिक चालू किया था मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए यूनिट 7 में, तो उसमें अपन ने बेसिक देख लिया था सभी इंस्ट्रूमेंट्स का कि इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, ठीक है, कौन कौन सी सिलेबस में है अपने इंस्ट्रूमेंट जो कि अपन को पढ़ने हैं, उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स का बेसिक कि किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके अंदर जो भी टॉर्क के जो भी फीचर हैं वो देख लिए थे अपने। डिफरेंट किस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो इंस्ट्रूमेंट, वो सब अपन ने बेसिक देख लिया था सभी इंस्ट्रूमेंट्स का कि इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, डिस्प्ले कैसी होती है। अब अपन एक एक इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं। ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओवरव्यू देखना है अपन को, क्योंकि मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए नहीं है ये। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। कल बताया था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्या फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल फुल फॉर्म ये इस तरीके से क्यों है, इसके कंस्ट्रक्शन से समझ में आ जाएगा कि यही क्यों है। तो सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बना देता हूँ, डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के अंदर एक एक चीज बताऊंगा कि ये चीज क्या है, ये क्या है, और कल के जो वीडियो है उससे अपन इसको लिंक करेंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले वो जरूर देख लेना, ठीक है। तो डायग्राम बना लो सभी। आप भी साथ में बनाते जाओ। से इसको हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा तो इसको हटा रहा हूँ मैं एक बार, तो डायग्राम थोड़ा बड़ा हो गया। ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और एक ये है साउथ पोल है। तो ये परमानेंट टाइप की मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये यहाँ पे क्या है, ये आयरन कोर है, ये जो बीच में ये है ये आयरन कोर है, ये आयरन की कोर है। इसके बाद में ये जो है ये बॉक्स टाइप इसके चारों ओर जो बना हुआ है ये एल्यूमिनियम का बना होता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर कहते हैं इसको। इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग लगी हुई रहती है, कॉपर की वाइंडिंग इसके ऊपर लगी हुई है।
यहाँ से नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती है। रेडियल होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ से गुजरने की कोशिश करेगी, ये अपना जो आयरन का कोर लगाया हुआ है बीच में, उस आयरन कोर से ये गुजरने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैग्नेट की आयरन की प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये अपना क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इसको बोलते हैं फुल स्केल डिस्प्ले। ये है ज्वेल बेयरिंग। ये ज्वेल बेयरिंग है, ठीक है। अब इसके अलावा ये हो गया अपना, ये बॉक्स किसका, ये क्या था, एल्यूमिनियम फॉर्मर बोलते हैं इसको। ये अपनी कोर है, ये ऊपर जो रेड कलर ये है वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग। ये स्प्रिंग है 1 और 1 डैश जो है, ये क्या है, स्प्रिंग है अपनी, और इस स्प्रिंग के थ्रू करंट भी फ्लो होगी, क्योंकि कल मैंने बताया था जो डैम्पिंग कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क की जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग में, वो वाइंडिंग का क्या पर्पज होता है, पीएमएमसी में एक तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी जनरेट करेगा, प्लस इसका एक और एडिशनल होता है कि इसके अंदर से ही करंट जो अपनी फ्लो होगी, जिसको मेजर करना है अपन को, वो करंट भी इसी के थ्रू ही फ्लो हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया अपना डायग्राम, ठीक है। डायग्राम से हमने नोट कर लिया। अब इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो भी इधर की तरफ ही लिख लेते हैं अपन, एक एक चीज का क्या क्या मतलब है, क्या क्या काम में आती है। तो ये डायग्राम अपन ने बना लिया। अब क्या होगा, यहां से नॉर्थ, एक बार बेसिक पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। क्या क्या चीज किस किस की बनी हुई है ये मैंने बता दिया। जब ये पोल है नॉर्थ से साउथ की, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होगा कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ फ्लक्स फ्लो होगा। यहाँ पे बीच में आयरन कोर लगाया हुआ, आयरन कोर क्यों लगाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट जो है इसके पास में से गुजरे, रेडियल बनाने के लिए, इस फ्लक्स को रेडियल बनाने के लिए आयरन कोर लगाया। प्लस ये यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग को के लिए सपोर्ट करता है, यानी एल्यूमिनियम फॉर्मर इसके चारों ओर लगा देते हैं और इसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग को लगाने में सपोर्ट भी करता है। अब यहाँ पे कॉपर वाइंडिंग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। इस कॉपर वाइंडिंग के अंदर जब करंट फ्लो होगी, तो मैंने एक वीडियो देखने के लिए बोला था, कल के वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में था, आज भी डाल दूंगा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के जो है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डीसी मशीन के साथ में पढ़ाया था मैंने, कि जो कि मोटर में कॉन्सेप्ट, मोटर के, डीसी मोटर के लिए काम में आया था। जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, वो किसी फ्लक्स मैग्नेटिक पाथ में रखा हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। और उस फोर्स को अपन किससे पता करते हैं, एफबीआई रूल के हिसाब से, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो मोटर का यहाँ पे फोर्स के लिए पता करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल से अपन पता करते हैं कि कहाँ पे फोर्स लगेगा। तो अपन को ये देखना नहीं है कि कहाँ पे, लेकिन बस इतना समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जब इस कॉपर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगी और ये इस फ्लक्स वाले पाथ में रखा हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स की वजह से यहाँ पे जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के ऊपर ये अपने नीडल डिस्प्ले पे घूमेगी आगे पीछे, ठीक है। अब ये देख लिया अपन ने, ये फोर्स लगने की है डिस्प्ले के ऊपर, क्या क्यों घूम रही है। तो इसमें जो बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये कौन सा टॉर्क हो गया अपना, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसकी वजह से लग रहा है, परमानेंट मैग्नेट की वजह से। परमानेंट मैग्नेट की कॉज यही है ना, परमानेंट मैग्नेट, कि परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पे, जिनकी वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है। इसलिए बताया था मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का रीजन क्या होता है इसके अंदर, परमानेंट मैग्नेट। वहां पे भी बता दिया था इसलिए, लेकिन फिर भी चलो एक बार और लिख देता हूं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क परमानेंट मैग्नेट। ओके, अब उसके बाद में दूसरा कौन सा होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क किस किस की वजह बताया था मैंने, स्प्रिंग की वजह से, और कौन सी, हेलिकल स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे कौन सा टॉर्क जनरेट हो रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क,
स्प्रिंग इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग दोनों के दोनों, और ये स्प्रिंग की वजह से यहाँ पे इसका अपोज करने की कोशिश करेगा और वापस से अपनी जगह पे इसको ले आएगा जहां पे अपन को फाइनली आना है। थर्ड बताया था डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, सॉरी डैम्पिंग टॉर्क। यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क का क्या रीजन है? यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क का रीजन है जो ये आयरन कोर के ऊपर एल्यूमिनियम फॉर्मर लगा हुआ है, तो इसके अंदर एडी करंट जनरेट होती है और इस एडी करंट की वजह से यहाँ पे डैम्पिंग खत्म होती है। तो डैम्पिंग टॉर्क का रीजन है यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉर्मर, ठीक है। या अपन क्या कहें, जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है लेकिन ये हो किस कौन टेक्निक की वजह से रहा है? एडी करंट की वजह से। तो एक बताया था डैम्पिंग टॉर्क में एक रीजन होता है एडी करंट टेक्निक, तो इसकी वजह से। तो ये तीनों टॉर्क अपन को पता चल गए कि इसमें कहाँ कहाँ किस वजह से लग रहे हैं। अब इसमें जो जो पार्ट हैं वो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट किस शेप की बनी होती है? ये यू शेप की बनी हुई है, या इसको कॉनकेव शेप भी बोलते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट यू शेप या कॉनकेव शेप बोलते हैं इसको। ये किसकी बनी होती है? मटेरियल होता है एल्निको या एल्कोमैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम कोबाल्ट मैग्नीज। तो ये हो गया अपना। और ये हार्ड मैग्नेट होती है, स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है इस मैग्नेट की, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है इसकी। अब यहाँ पे ये तो हो गया परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के अलावा और क्या काम में आ रही है? यहाँ पे आयरन कोर। आयरन कोर काम में आ रही है। आयरन कोर का क्या पर्पज है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना। टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या रेडियल कर देती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम फॉर्मर, जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग लगी हुई है। तो एल्यूमिनियम ये बेस प्रोवाइड करता है कॉपर कोयल के लिए, टू प्रोवाइड बेस फॉर कॉपर कोयल। नहीं तो कॉपर कोयल को लपेटेंगे कहां पे अपन? टू प्रोवाइड बेस फॉर कॉपर कोयल। और इसका एक और है मेन रीजन, एडी करंट प्रोड्यूस करना। एडी करंट होती है जिसकी वजह से अपनी डैम्पिंग जनरेट होती है, ठीक है। तो अपन को इसकी कंस्ट्रक्शन में मोस्टली कई पार्ट के बारे में पता चल गया। कॉपर कॉइल क्या करेगी? कॉपर कॉइल की वजह से ही परमानेंट मैग्नेट और कॉपर कॉइल, इन दोनों की वजह से ही डैम्पिंग फोर्स जनरेट होगा। सॉरी, डैम्पिंग फोर्स नहीं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट होगा। कॉपर कॉइल क्या करती है? कैरी करंट, एक तो करंट इसके अंदर से फ्लो होती है और एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करने में काम में आता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करने में काम में आता है। उसके अलावा इसके अंदर एक क्या है? ज्यूल बियरिंग। ज्यूल बियरिंग, जो नीचे ज्यूल बियरिंग बताई थी मैंने, ज्यूल बियरिंग को लगाते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अवॉइड वियर एंड टीयर। मतलब उसको खराब होने से बचाती है वहां पे, और वहां पे फ्रिक्शन नहीं कम होता है। यदि फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? निडल सही से घूमेगी नहीं, क्योंकि निडल उसी के ऊपर ही टिकी हुई है, तो निडल सही से घूमेगी नहीं, तो अपनी रीडिंग सही नहीं दिखाएगा। तो अपन ने सारे पार्ट के बारे में देख लिया, कॉपर कॉइल के बारे में देख लिया, ज्यूल बेयरिंग के बारे में देख लिया, और मेन जो अपने थे परमानेंट मैग्नेट, कॉपर कॉइल और एल्यूमिनियम फॉर आयरन कोर, इन सभी के बारे में देख लिया। मतलब अपन ने कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन देख लिया कि कंस्ट्रक्शन किस तरीके से और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या पार्ट है, और इसके ऑपरेशन प्रिंसिपल भी देख लिया। ऑपरेशन प्रिंसिपल क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे किस तरीके से फोर्स जनरेट हो रहा है, और फोर्स जो टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, उसकी वैल्यू लिख लो तुम। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कैसे दिखाते हैं? टीडी से, और इसकी वैल्यू आएगी BINA, याद रख लेना, बिना करके, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, आई करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स है कॉपर के, और ए है एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो इससे अपन को पता चल जाएगा कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जन रहा है, क्योंकि कॉपर कॉइल के ऊपर ही जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से फोर्स जनरेट हो रहा है यहाँ पे
जो टॉर्क है वो जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट हुआ अपना टॉर्क आ गया ये, ठीक है। इतना ही ध्यान में रखना, ज़्यादा डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे। तो ये डैम्पिंग टॉर्क हो गया और एक कंट्रोलिंग टॉर्क है। कंट्रोलिंग टॉर्क किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? स्प्रिंग की वजह से। और दोनों टॉर्क जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क जहाँ पे बराबर हो जाएंगे वहाँ पे सुई अटक जाएगी, वहाँ पे स्टेबल हो जाएगी और वो ही अपनी रीडिंग रहेगी। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क की फोर्स होता है वो होता है केसी इंटू थीटा। ये किसकी वजह से हो रहा है? स्प्रिंग की वजह से। और ये होता है केसी स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा है एंगल। तो ये दोनों जहां पे बराबर हो जाएंगे टी डी इजिकल टू टी सी, वो अपनी वहां पे जाके निडल स्टेबल हो जाएगी और ये अपनी रीडिंग को शो करेगी वो रीडिंग, ठीक है। तो ये इतना सा थोड़ा ध्यान में रख लेना। मैंने थोड़ा सा बताया है, बहुत डेप्थ में है ये, लेकिन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके काम का नहीं है। तो ये अपना ऑपरेशन प्रिंसिपल, ऑपरेशन हो गया है अपना कि किस तरीके से ऑपरेट करता है ये, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया है। अब अपन इसकी एप्लीकेशन वगैरह ये सब चीजें देख लेते हैं कि एमीटर में कैसे काम में आता है, ये वोल्टमीटर में कैसे काम में आता है, ठीक है। तो इससे पहले अपन पीएमएमसी जो है अपने इसके एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेज हैं इसके मेनली, वो देख लेते हैं। एडवांटेज, बेसिक एडवांटेज बता देता हूँ। एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी, एक तो इसका स्केल जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म स्केल। यूनिफॉर्म स्केल से मतलब है जो डिस्प्ले है इसमें इक्वली डिस्टेंस पे वैल्यू रखी रहेंगे। जैसे 0 है, 100 है, तो यहाँ पे 10 है, मान लो इतना गैप है तो इतने ही गैप पे 20 होगा, इतने ही गैप पे 30 होगा, ठीक है। इतने गैप पे 30 होगा, फिर 40 होगा, 50 होगा, ठीक है। गैप अलग अलग नहीं होगा कि 0 से 10 तक कम है, फिर 10 से 20 में ज्यादा है, 20 से 30 में। ये यूनिफॉर्म स्केल होता है। क्योंकि एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल भी आएगा मूविंग आयरन में, जहां या ईडीएम वाटमीटर में, जहां पे स्केल जैसे 0 से 10 इतनी सी दूरी पे लिखा हो, 10 से 20 में ज्यादा गैप होगा, 20 से 30 में ज्यादा, तो वहां पे रीडिंग को पढ़ने में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल होता है, ठीक है। इसके अलावा ये एमीटर और करंट और वोल्टेज दोनों को मापता है। डीसी टाइप की क्वांटिटी को सिर्फ ये मापेगा। सेकंड इसका जो इम्पोर्टेंट वो एडवांटेज है वो है एरर। एरर इसके अंदर कम होती है, मैग्नेटिक एरर कम होती है, लेस मैग्नेटिक एरर। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैग्नेट है इटसेल्फ वो बहुत ही हाई है, उसकी स्ट्रेंथ काफी हाई है। इस वजह से यदि पास में और कोई मैग्नेट भी आई तो उसके एरिया को ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अपना मैग्नेटिक एरर भी उसकी कम होती है। नेक्स्ट है हीटिंग, नो इंटरनल हीटिंग। अंदर कोई मूविंग पार्ट है नहीं इतना ज्यादा, ताकि इंटरनल हीटिंग नहीं होगी। पावर कंजप्शन लो पावर होता है, लो पावर कंजप्शन, ठीक है। तो ये सब है इसकी मेन इंपॉर्टेंट, ये एडवांटेज याद रख लो। एरर, सभी तरह की एरर भी इसमें कम होती है। तो अपना 4-5 एडवांटेज बता दी। अब डिसएडवांटेज अपन देख लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ज्यादा नहीं है। एक तो इसका मेन डिसएडवांटेज है वो एसी के लिए यूज में नहीं आता है। इट वर्क ओनली फॉर डीसी, not for AC, can work only for DC, not for AC, ठीक है। और दूसरा यह है इसकी कॉस्ट जो है वो हाई होती है, ठीक है। ये दो डिसएडवांटेज अपने दिमाग ध्यान में रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। अपन ने कंस्ट्रक्शन देख लिया है, इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लिया है, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लिया। अब अपन इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन जो एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में किस तरीके से काम में आता है, ठीक है। तो इसको एमीटर और वोल्टमीटर बनाने के लिए इसके साथ में क्या और करना पड़ेगा? तो इसके डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट, क्योंकि मैंने बताया सिर्फ डीसी सप्लाई को मेजर करता है, एसी को सप्लाई को मेजर नहीं करता है ये। तो सबसे पहले इसका यदि इलेक्ट्रिकल डायग्राम, सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाए, क्योंकि अब जहां कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब इसको दिखाओगे तो इस तरीके से पूरा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे अपन। इसका सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे और उससे अपन आगे की चीज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक स्केल लगा हुआ है तो एक स्केल दिखा देंगे, ठीक है। और
एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसको मीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये मीटर रेजिस्टेंस हो गया है और ये अपना डिस्प्ले हो गया है। ये अपना डिस्प्ले इसके अंदर दिखाएगा, इसके अंदर जो करंट जाएगी उसको बोलेंगे मीटर करंट। ये मीटर करंट हो गई और ये हो गया अपना मीटर का रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे ये जो बन गया अपना पीएमएमसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब यदि इस पीएमएमसी की से अपन करंट मेजर करना चाहें और वोल्टेज मेजर करना चाहें तो मेजर कर सकते हैं। और ये किस तरीके से काम में आएगा, डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर की तरह। ओके, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो पीएमएमसी का इस तरीके से जो मीटर बनाया हुआ है, इस मीटर की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। यदि एमीटर के रूप में यदि अपन देखें तो इसकी जो कैपेसिटी होती है एज ए एमीटर, कितनी करंट मेजर कर सकता है ये अभी मेजर कर सकता है 0 से लेकर 5 माइक्रो एम्पेयर तक की सिर्फ। और एज ए वोल्टमीटर ये कितनी मेजर कर सकता है, 0 से लेकर 50 मिली वोल्ट। अब ये वैल्यू आप देख रहे हो कि माइक्रो एम्पेयर और मिली वोल्ट में है, यानी कि 0 के लगभग है। इसका मतलब तो कोई यूज ही नहीं हुआ इस मीटर का। अपन ने बना भी लिया, मेजर भी कर सकते, लेकिन कितना मेजर कर सकता है, 5 माइक्रो एम्पेयर। 5 माइक्रो एम्पेयर क्या होती है, एक रजिस्टर के अंदर भी, सॉरी एक ट्रांजिस्टर के अंदर भी इनसे ज्यादा करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो अब इसकी अपन कैपेसिटी कैसे बिल्डअप करें कि ये जो मीटर है ये 5 एम्पियर हो, 10 एम्पियर हो, 100 एम्पियर हो, 200 एम्पियर हो, 500 एम्पियर हो, इतनी करंट को भी मेजर कर सके। इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है पीएमएमसी का, इसके साथ में एक एक्सटर्नल और एक रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो डीसी एमीटर बनाने के लिए, डीसी के वैल्यू को मेजर करता है, ये पता ही है आपको। तो डीसी एमीटर बनाने के लिए वी विल एड वन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। तो डीसी एमीटर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, एक इसकी रेंज बढ़ानी है अपन को, टू एक्सटेंड रेंज, क्योंकि अभी तो रेंज कितनी है 5 माइक्रो एम्पियर की। अब इसकी रेंज बढ़ाने के लिए टू एक्सटेंड रेंज कनेक्ट एक्सटर्नल शंट मल्टीप्लायर। क्या मतलब है इसका, कि इसकी रेंज बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो पीएमएमसी का सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसके शंट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। शंट का मतलब होता है पैरेलल में मल्टीप्लायर, यानी कि एक रेजिस्टेंस अपन लगाएंगे। कनेक्ट एक्सटर्नल शंट मल्टीप्लायर, या इसको मैं बता दूं सिंपली पैरेलल रेजिस्टेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड करेंगे वो किस, तो डायग्राम अपना हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये अपना मीटर हो गया, ये अपना मीटर रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके पैरेलल में मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये पैरेलल रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया। तो इसके अंदर के करंट को क्या बोलेंगे, IM, क्यों, मीटर करंट है, ये ISH हो गई, पैरेलल में फ्लो हो रही है, तो ये RS। और ये हो गई तुम्हारी टोटल करंट जिसको ये मेजर करेगा। ठीक है, अब यहां पे जो ये दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा, वो I के अकॉर्डिंग दिखाएगा, नहीं कि IM के अकॉर्डिंग दिखाएगा। इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। मतलब मीटर वही है, सिर्फ अपन क्या करेंगे कि वो मीटर जो अब दिखा रहा है वैल्यू, जैसे ग्राफ में अपन चेंज करते हैं ना, जैसे एक ग्राफ बनाया, उसी ग्राफ में मैं 0 से 500 मीटर भी दिखा सकता हूं। मान लो 500 मीटर की रेंज का कुछ ग्राफ ड्रॉ करना है और 5 किलोमीटर का भी ड्रॉ करना है, तो मैं उस पर दिखा सकता हूं। मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसके स्केल जो है बढ़ा दूंगा। ऐसे ही मीटर वही है, वही नीडल है, वही डिस्प्ले है, बस यहाँ पे इसकी मैंने एक तरीके से क्या, इसका रेंज बढ़ा दिया, या एक तरीके से इसका मल्टीप्लीकेशन, जहां पे ये 1 माइक्रो एम्पियर दिखाया, वहां यहाँ पे 10 एम्पियर के बराबर की वैल्यू दिखा देगा। क्यों, और वो वैल्यू किस हिसाब से दिखाएगा, इस हिसाब से दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि मैंने अब इसका स्केल बढ़ा दिया, ग्राफ वाले टर्म में बोलो तो इसका स्केल बढ़ा दिया मैंने। तो अब ये मीटर करंट को मेजर न करके ये क्या मेजर करेगा, इस करंट को मेजर करेगा। और अब ये मीटर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के होने की वजह से इतनी कैपेसिटी को झेल लेगा। अदरवाइज यदि मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिना एड किए इतनी करंट इसमें फ्लो करा दी तो ये जल जाएगा,
जाएगा, क्योंकि मीटर रेजिस्टेंस की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इतना करंट ले सहन कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली करंट जो है शंट के अंदर से फ्लो हो जाएगी और ये इसके करंट को झेल भी सकता है। और इसका जो कैलिब्रेशन है, ये मीटर है, इसका स्केल किस हिसाब से कर दिया मैंने, अब इस आई के हिसाब से कर दिया, नहीं कि IM के हिसाब से। तो रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मैंने क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड किया है और अपना मीटर अपनी जो रेंज है इसकी बढ़ जाएगी। और अब इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके 500 एम्पियर तक। ठीक है, तो अब इसकी रेंज अपन ने बढ़ा दी। अब ये करंट कितनी करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। ठीक है, अभी पहले तो IM कर रहा था 5 माइक्रो एम्पियर तक की, अब 500 एम्पियर तक की मेजर कर रहा है। तो कितनी रेजिस्टेंस ऐड करूं कि इसकी रेंज क्या हो जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसके लिए अपन देखेंगे एक फॉर्मूला होता है, वो कैलकुलेट करेंगे, सीधा वो बताता हूं, उसकी कैलकुलेशन में अपन नहीं जाएंगे। तो रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो होता है RSH इक्वल टू RM/m-1। ठीक है, यहां पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो RSH इक्वल टू RM/-1। इतना भी काम का नहीं है आपके, जस्ट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि ताकि थोड़ा मान लो किसी को इंटरेस्ट हो तो वो याद कर लेने से। यहां पे M क्या है, M है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और इस M की क्या वैल्यू होती है, इस M की वैल्यू होती है I/IM। मीटर करंट पहले मेजर कर रहा था, अब एक्सटर्नल टोटल करंट I मेजर कर रहा है, तो कितने गुना करंट को मेजर कर रहा है वो हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और यहाँ पे RM/m-1 अपन ये वैल्यू, तो बहुत ही कम वैल्यू को, कम रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होती है यहाँ पे, और वो करंट इधर से फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से समझने के लिए है, इतना आपके काम का नहीं है। ठीक है, इतना ये देख फॉर्मूला वगैरह याद रखो तो रख लेना, अदरवाइज सिंप्लीफाइड डायग्राम। और मेरे को इसकी रेंज को एक्सटेंड करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इतना ध्यान में रख लेना। ऐसे ही यदि मेरे को DC वोल्टमीटर बनाना है, तो अभी क्या है DC वोल्टमीटर की रेंज 50 मिली वोल्ट के लगभग। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी इस वोल्टमीटर की रेंज, जब मैं इसमें एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस ऐड करूंगा, तो ये हो गया मीटर की करंट हो गया, या मीटर वोल्टेज हो जाएगा इसके अगेंस्ट में RM। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करूंगा। ठीक है, वहां पे मैं किस में कनेक्ट कर रहा था, पैरेलल में कनेक्ट कर रहा था। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर रहा हूं। तो यहां पे क्या करंट हो गया, एक तरीके से IM करंट हो गई, और इतनी पहले जो वोल्टेज मेजर करेगा वो यहां से लेके यहां तक का करेगा, और इस पे डिस्प्ले आएगा, ये हो गया अपना मीटर वोल्टेज। और अब कितना वोल्टेज मेजर करेगा, अब मेजर करेगा ये टोटल वोल्टेज को मेजर करेगा, कितना V या बोल दो, या इसको V एक्सटर्नल बोल दो, जो कि एक्सटेंडेड रेंज है। और यहाँ पे कितना वोल्टेज हो जाएगा, V-VM, इस IRS के पीछे। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे VM, वो जस्ट कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं मैं, और वो भी जरूरत नहीं है आपको। तो अब जो है, पहले कितना वोल्टेज मेजर कर पा रहा था, सिर्फ इतना सा VM, अब कितना मेजर कर पा रहा, इतना V। अब ये जो मेजर करेगा, पहले 50 मिली वोल्टेज तक था, अब 30,000 वोल्टेज तक मैं इसकी रेंज को बढ़ा सकता हूं। PMMC के द्वारा 30 किलो वोल्टेज की रेंज तक का वोल्टमीटर मैं बना सकता हूं। ठीक है, तो ये मैंने रेंज एक्सटेंड कर दी। तो इस तरीके से PMMC का यूज करके एमीटर और वोल्टमीटर को बनाया जाता है। PMMC के बारे में सारा देख लिया अपन ने, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किस तरह की वैल्यू को मेजर कर सकता है, इसकी एक्सटेंड रेंज कैसे बनानी है। तो ये PMMC इस तरह खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मूविंग आयरन वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले ये वीडियो और इससे पहले के 2 वीडियो और हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वो जरूर देख लेना, तभी नेक्स्ट लेक्चर भी समझ में आएगा। ओके, और यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू।